हेलो। हेलो। जय हिंद दोस्तों। जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हमने देखा था, एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आज हमें पढ़ना था सांख्य। बहुत ही एंशियंट फिलोसफी है ये। सबसे पुरानी फिलोसफी भारत देश में इसे माना जा सकता है। ऑर्थोडॉक्स में, हेटेरोडॉक्स में कुछ का कहना है कि जैनिज्म सबसे पुरानी फिलोसफी है। जैनिज्म में जो पहले तीर्थंकर थे वो वेदों से भी पहले हुए थे। और फिर वैदिक ट्रेडिशंस आया और उसके बाद सांख्य फिलोसफी आई। बहरहाल सांख्य फिलोसफी एक क्रिटिकल फिलोसफी है। सारे कन्वेंशन से हट करके एक इवोल्यूशन को फेवर करने वाली फिलोसफी है। हालांकि ये सारे नोट्स हैं जो आप देख रहे हो, ये इस फिलोसफी का पूरा क्रक्स है। इसमें एक टॉपिक और बचता है, वो है सत्कार्यवाद। ठीक है, ये मैं आपको समझा दूंगा। इसके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पर फिलहाल समझने के लिए अपन इन नोट्स से हट करके एक ब्लैंक पेज पे आ जाएंगे। वहीं देखिए, कोई भी फिलोसफी में, भारत की वेस्टर्न फिलोसफी में कुछ बातें अलग है, बट भारत की मोस्टली फिलोसफीज में कुछ बातें हैं जो अपन बेसिक समझ लेते हैं। एक होता है सेल्फ, जिसे हम कह सकते हैं आत्मा। ठीक है। एक होगा आपका ईश्वर, जिसे हम कहते हैं भगवान। एक यहाँ पे होता है ब्रह्म, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप इसको समझ लें। आत्मा, अब फिलॉसफी यही है कि आत्मा या है, क्या आत्मा है या आत्मा नहीं है, क्या भगवान है या भगवान नहीं है, भगवान है या ब्रह्म है या ब्रह्म नहीं है। और अगर ये सब है तो इनके बीच में रिलेशन क्या है। क्या आत्मा भगवान से रिलेट बराबर है, या भगवान सिर्फ फिर आत्मा है, या फिर ब्रह्म आत्मा है, या फिर ब्रह्म इक्वल्स टू आत्मा है। ये फिलॉसफी डील करता है कि हमारी जो आत्मा है हमारे अंदर, या पहली बात तो वो है या नहीं, पहले तो ये पता लगाओ। अगर वो है तो उसका रिलेशन इस वर्ल्ड के साथ, जो हमारे आसपास चीजें हैं उसके साथ क्या है। और क्या कोई एक हमारी आत्मा से भी कोई बड़ी आत्मा है, क्या हमारा रिलेशन उससे भी है तो कैसा रिलेशन है, क्या वो हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, वो सब समझना फिलॉसफी का मेन काम है। उसी सारे सवाल जवाब में एक नई फिलॉसफी निकल करके आ जाती है, वो है सांख्य फिलॉसफी। पर आप बेसिक समझे होंगे कि क्या टर्मिनोलॉजी यहाँ पे होती है। क्या इंडियन फिलोसफी में हम आत्मा भगवान ब्रह्म इन्हीं का यूज करेंगे। एक और आप समझ लें, प्रकृति, वर्ल्ड, जो कि है प्रकृति। ठीक है, इसको आप समझ लें। देखिए, दो डिस्टिंक्शंस है हमारे यहाँ पे, एक है आत्मा, एक है प्रकृति। ये दो डिस्टिंक्शन हमारे यहाँ पे
माने गए हैं। और वेस्ट में इसे माइंड कहते हैं और इसे मैटर कहते हैं। ये है वेस्ट, ये है इंडिया। तो ये बात हमेशा इंडिया में सबने मानी है कि जो प्रकृति है ये जड़ है। जड़ यानी कि अनकॉन्शियस। प्रकृति मैटर है, इसमें चेतना नहीं होती। ये सोच नहीं सकते, थॉट। प्रकृति सोच नहीं सकती। और हम भी, बॉडी, ये भी प्रकृति का पार्ट है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही है। एक होता है आत्मा, जो सोच सकता है, जो फैल नहीं सकता। आत्मा बड़ी या छोटी नहीं हो सकती। आत्मा की एज नहीं हो सकती। आत्मा जिंदा मरता नहीं है। पर प्रकृति पैदा होती है, मरती है, फिर पैदा होती है, फिर मरती है। प्रकृति अपना फैलाव कर सकती है, उसे वापस कांटेक्ट भी कर सकती है। आप इसे ऐसे समझिए, पहाड़ है। पहाड़ बड़ा होता है, फिर इस पे इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, इन सब करके ये पहाड़ फिर छोटा होता है। बट ये पहाड़ फिर बड़ा होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण। तो ये बड़ा छोटा, ये जो भी चल रहा है, पूरी अर्थ, जो ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, वो प्रकृति है। और प्रकृति में थॉट्स नहीं है, प्रकृति सोच नहीं सकती। प्रकृति इनलाइटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक जड़ है। और इन्हीं सारी चीजों को समझाने के लिए फिलोसफी में अलग अलग स्कूल्स आए। सबने अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से समझाया है। तो उस डिस्टिंक्शन पे हमने इनको अलग अलग स्कूल्स में बांट दिया। खैर, अब हम समझेंगे सबसे पहले कि सांख्य के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आखिर सांख्य है क्या। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। चलिए, सांख्य। अब ये दर्शन है। दर्शन यानी कि किसी ने इस तरीके से उस चीज को एक्सपीरियंस किया और उसने उस तरीके से उसको बताया, तो ये किसी का दर्शन है। किसी ने इस तरीके से एक्सपीरियंस किया। जैसे कि आप कोई चॉकलेट लेने गए, ठीक है, आपने वो चॉकलेट खाई, आपको बड़ी खट्टी लगी, तो ये आपका दर्शन हो गया। ये आपका एक्सपीरियंस हो गया कि यार मुझे ये खट्टी लगी। किसी को वो चॉकलेट खट्टी मीठी लगी, तो किसी का वो दर्शन हो गया। तो ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से चल रहा है। ठीक है। तो सांख्य भी एक ऋषि मुनि का दर्शन है। कौन थे वो ऋषि मुनि? वो थे कपिल, ऋषि कपिल। उनका दर्शन था सांख्य। और ऐसा कहा जाता है कि कपिल जो है वो भी एक विष्णु के अवतार है। 24 विष्णु के अवतार में से एक अवतार कपिल भी है। और सांख्य दर्शन और कपिल की बात गीता में भी कही गई है। तो ये काफी रिलायबल सोर्स है दर्शन का। इनकी रिलायबिलिटी इन इन तरीके से इंश्योर की गई। तो अब कपिल मुनि ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सांख्य सूत्र। हालांकि ये बहुत पुरानी थी, ये काम अब तक बचा नहीं है। इतने सालों में, हजारों सालों में ये सब काम मिट गया। बट नव्य सांख्य, जो जिसका काम अभी हमारे पास है, वो है ईश्वर कृष्ण। इन्होंने लिखी है सांख्य तरीका।
ये आज भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। अब बात करते हैं कि मेन आखिर इन्होंने बोला क्या, क्या सांख्य की फिलॉसफी थी इस जगत को लेके, बॉडी को लेके। देखो अभी तक हमारा जो जनरल बिलीफ है, जो हमें बताया जा रहा है, वो क्या है कि एक ईश्वर है, एक भगवान है, सबके लिए अलग अलग भगवान है। ठीक है। तो उस भगवान की इच्छा हुई, उन्होंने इस धरती को बना दिया पूरा। मतलब आप जो पेड़ देख रहे हैं वो भी भगवान ने बनाया है, जो मिट्टी देख रहे हैं वो भी भगवान ने बनाई है, जो आपके अंदर आत्मा है वो भी भगवान ने बनाई है। तो सब कुछ भगवान ने बना दिया, ये हम मानते हैं, और वो परम तत्व है, ये हम मानते हैं। पर ऋषि कपिल ने ये मानने से मना कर दिया। बोले नहीं, भगवान सब कुछ नहीं बना सकते। हाँ, भगवान इस सब कुछ चला सकते हैं, भगवान मैनेजर हो सकते हैं, पर सब कुछ बना नहीं सकते, ऐसा कपिल मुनि कह रहे हैं। कैसे क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो, कपिल मुनि के लिए जो परम तत्व है ना, वो दो है। एक है पुरुष, एक है प्रकृति। ठीक है। अब आप ये समझना, जब मैं तत्व बोलूं, तत्व मतलब की होगा, तत्व मतलब होगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है। जो चीजें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो उसे हम तत्व कहते हैं। न्याय दूसरे स्कूल्स में कभी उसे द्रव्य कहा जाता है। तो ये मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर टिके हुए नहीं है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। है ना। जैसे आप और मैं हैं, तो हम टिके हुए हैं पानी, हवा, अग्नि, सूरज, हम इन सब पर टिके हुए हैं। ये सब नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। पर प्रकृति और पुरुष ऐसी चीजें हैं जो खुद से एग्जिस्ट कर रही है। इनको किसी पे भरोसा नहीं करना, इनको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि वो रहेंगे तभी ये रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं भी रहेगा तो भी ये दोनों तो हमेशा रहेंगे, और इन्हीं से बाकी सारी चीजें काम कर रही है, ऐसा कपिल मुनि का कहना है। ठीक है। बहरहाल समझते हैं, ऐसा कपिल। और दूसरी बात, ये चीज सांख्य मानता है। दूसरे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में जरूरी नहीं है कि ऐसा माना जाए। जैसे अद्वैत वेदांत जो है शंकराचार्य का, वो मानता है कि परम तत्व सिर्फ एक है, वो है ब्रह्म। यहाँ पे परम तत्व दो माने गए हैं, वो मानते हैं एक। तो जब दो परम तत्व माने जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डुअलिज्म, यानी कि द्वैत। दो परम तत्व जहाँ पे आ गए, वो दो चीज हो गई। और जहां पर एक चीज मानी जाती है उसे कहते हैं मोनिज्म, कि भैया एक ही चीज है, हर जगह एक चीज है। यहाँ पे आ गया डुअलिज्म। अब मेन सांख्य की फिलॉसफी क्या है, आपको टर्मिनोलॉजी समझ आ गई, बेसिक समझ आ गया कि तत्व है, यहाँ पर दो तत्व माने गए हैं। वहां पर कुछ फिलोसफी में एक तत्व माना गया और कुछ में तो माना ही नहीं गया है, कि कुछ भी नहीं है, हर चीज डिपेंडेंट है, ऐसा। चलिए, अब बात करते हैं पुरुष, और ये कैसे ये पूरी दुनिया बनी, कैसे कपिल मुनि एक्सप्लेन करते हैं कि ये पूरा अस्तित्व काम कर रहा है। ठीक है। देखिए, प्रकृति का मतलब होता है बिफोर क्रिएशन। प्र मतलब बिफोर, कृति मतलब क्रिएशन। का मतलब है कि आप जो अभी प्रकृति हम समझ रहे हैं, ये पेड़ पौधे, आसमान, हवा, जो भी हमारे पास है, कुर्सी, फर्नीचर, ये सब प्रकृति नहीं है। ये सब प्रकृति के आफ्टर इफेक्ट्स है।
प्रकृति वो है जो सारे क्रिएशन से पहले थी। सारे क्रिएशन से पहले एक कुछ ना कुछ प्रकृति थी जिसमें ये पोटेंशियल था कि ये सब कुछ उसमें से निकल सके। जैसे कि एक बीज है, सीड है, उसमें ये पोटेंशियल होना चाहिए कि वो एक 15 फीट का पेड़ खड़ा कर दे। अगर सीड में पोटेंशियल है तो 15 फीट का पेड़ खड़ा हो जाएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा। बट अगर उस सीड में पोटेंशियल नहीं है तो वो कभी भी 15 फीट का या 5 फीट का कोई भी पेड़ खड़ा नहीं कर पाएगी। सीड में पोटेंशियल जितना है उतना ही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है बाहर। तो वैसे ही प्रकृति में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि जितना क्रिएशन आप आसपास देख रहे हो, जितना इवोल्यूशन हो रहा है, वो सब प्रकृति के अंदर से हो रहा है। प्रकृति हर चीज का पोटेंशियल रखती है, हर चीज प्रकृति से निकल रही है। तो प्रकृति का मतलब होता है बिफोर क्रिएशन। ये जो सारा कुछ जहाँ से निकल रहा है, जो इन सब का ओरिजिन है, वो प्रकृति है। समझ आ गया? और वो प्रकृति क्या है? इंडिपेंडेंट है। वो प्रकृति क्या है? इटर्नल है, अनकॉज्ड है। मतलब ये जो प्रकृति हम बात कर रहे हैं, जो हम सबका ओरिजिन है, उसको भगवान ने नहीं बनाया है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। वो अपने आप से एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा कपिल मुनि का कहना है कि ये प्रकृति कोई बना भी नहीं सकता। और ये प्रकृति अपने आप में एक सिंगल पॉइंट ऑफ यूनिट है, सिंगल पॉइंट है जो आज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मतलब अनकॉज्ड है, इसे कोई नहीं बनाया है, ये इटर्नल है। ना ये टाइम से काम करती, ना स्पेस से काम करती है। ये बस अपना फैलाव कर रही है। इसका एक फीचर है, वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कि ये अपना फैलाव करेगी। बस इसमें एक है कि ये कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, ये कॉन्शियस नहीं हो सकती। समझ आ रहा है आपको? शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल आपको ये समझ आ रहा है कि प्रकृति आखिर है क्या? क्या हम प्रकृति किसे कह रहे हैं? कुछ नहीं है। वहां पे भी अगर कुछ नहीं में से अगर कुछ निकल रहा है तो वो प्रकृति में से आ रहा है ना? मान लीजिए इस दुनिया में कुछ नहीं था, पूरा ब्लैंक था, स्पेस था खाली। पर ये जो पूरा एग्जिस्टेंस आज आ गया है, पूरा प्लैनेट्स के प्लैनेट्स जो यहाँ बन चुके हैं, ये सब प्रकृति में से निकले हैं। और ये प्रकृति कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता। प्रकृति क्या थी किसी को नहीं पता। बस हमें पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रकृति थी जिससे ये सब हो रहा है। तो ये प्रकृति है। अब प्रकृति का हमने ये एक लिमिटेशन देखा कि अनकॉन्शियस है, इसमें चेतना नहीं है। चेतना नहीं है, प्रकृति में चेतना नहीं है इसका। तो अब मान लीजिए कपिल मुनि कह रहे हैं कि प्रकृति है, क्या है, क्यों है, वो सब आपको समझ आ गया। पर प्रकृति में तीन चीजें और है। ये जो प्रकृति बनी है ना, ये तीन चीजों से बनी है। किससे बनी है? क्वालिटीज से। प्रकृति में क्या है? क्वालिटीज है। कितने तरह की? तीन तरह की। एक है सत, एक है रज, एक है तम। आज भी हम सुनते हैं ना, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। तो ये तीन क्वालिटीज प्रकृति में है। जब कोई भी एक्सटेंशन नहीं था, ठीक है, मतलब कोई भी क्रिएशन नहीं हो रहा था, जब बिल्कुल ब्लैंक था, कुछ भी क्रिएशन इवोल्यूशन कुछ भी नहीं हो रहा था, वो क्या स्टेट थी उस समय? ये तीनों इक्वल थे, इक्विलिब्रियम में थे। ठीक है। और आप ये बात तो जानते हैं
कि कोई भी चीज अपना फैलाव तब करेगी जब उसमें एक मोशन होगा, जब उसमें एक मूवमेंट होगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में रज गुण को मोशन माना गया है। और जब तीनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, तो फिर मोशन मोशन इसमें है, इंट्रिंसिकली इसमें मोशन है, बट कोई क्रिएशन नहीं हो पा रही है क्योंकि तीनों चीजें आपस में बैलेंस कर रही है। अब ये तीनों एग्जिस्ट तो कर रही है, बट ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही। एग्जिस्ट कर रही है, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही। क्यों क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। जब इनका इक्विलिब्रियम टूटेगा, तो ये जो रज है, ये अपनी फॉर्म, ट्रू फॉर्म में आ जाएगा, इसे स्पेस मिल जाएगा मोशन का, और फिर क्रिएशन टेक प्लेस ले लेंगी। पर अब बात ये है कि ये इक्विलिब्रियम तोड़ेगा कौन, है ना? बात ये भी तो है कि इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये अपने आप से तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अनकॉन्शियस है, इनमें सोचने की क्षमता तो है नहीं कि ये आपस में प्लान कर ले कि भैया थोड़ा अपन ऊपर नीचे हो जाते हैं ताकि क्रिएशन हो जाए, है ना? और इनको तोड़ना क्यों है? पहली बात तो ये, अगर इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, इन्हें तोड़ना क्यों है? तो सांख्य ये कहता है कि इनमें जो पोटेंशियलिटी है, ये पूरी दुनिया बना सकते हैं, इतनी पोटेंशियलिटी इनमें है। तो ये चाहते हैं कि हम एक्चुअलाइज हो जाए, है ना? जैसे मान लीजिए आप में बहुत पोटेंशियल है, आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, बट आपके घर से प्रेशर आ गया कि नहीं, आप फैमिली बिजनेस करेंगे, यानी कि आपकी पोटेंशियलिटी को दबाया जा रहा है यहाँ पे। आप में पोटेंशियल बहुत है, बट आपको कम कंसीडर करके दबा दिया गया। तो अब आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए जहां से निकल के आप अपनी पोटेंशियलिटी बता सके। वैसे ही नेचर को, अपनी प्रकृति को स्पेस चाहिए। वो भी चाहती है कि मैं अपने पोटेंशियलिटी को एक्चुअलाइज करूं, और ऐसे एक्चुअलाइज करूं कि दूसरे देख के उसे अप्रिशिएट करे, उसे एंजॉय करे। मेरी बात समझ आ गई? आप भी चाहते हैं अप्रिसिएशन, तो अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन सकने की पोटेंशियलिटी रखते हैं, तो आप ये चाहेंगे कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। तो वैसे ही प्रकृति का ये मूल स्वभाव है, ये वो चाहती नहीं, ये स्वभाव है उसका कि वो एक्चुअलाइज हो। और वो, अब वो एक्चुअलाइज हो गई तो उसे देखने वाला भी तो कोई चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे पेड़ पौधे सब बन गए, देखेगा कौन? और पहले तो एक्चुअलाइज होगी कैसे? ये इक्विलिब्रियम तोड़ना पड़ेगा इसका। तो अब सांख्य को, कपिल मुनि को समझ नहीं आ रहा था कि यार, अब ये इक्विलिब्रियम है, प्रकृति है, तीन गुणों से बनी हुई है, ये सब कुछ समझ आ गया, बट ये इक्विलिब्रियम टूटा कैसे? तो फिर उन्होंने कहा कि पुरुष, हमें पुरुष की जरूरत है। पुरुष यहाँ पे आत्मा को कहा जा रहा है। पुरुष मतलब आत्मा। इन्होंने कहा कि साहब देखिए, पूरी प्रकृति, तीन गुण, तीनों इक्विलिब्रियम में है। कोई भी इक्विलिब्रियम टूटेगा तो पोटेंशियलिटी एक्चुअलाइज हो जाएगी, ठीक है? तो ये टूटने के लिए एक और एंटिटी हमारे पास थी, वो थी पुरुष, आत्मा। ये आत्मा भी इटर्नल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अनकॉज्ड है। मतलब आत्मा जो है, वो प्रकृति की तरह ही इटर्नल है, इंडिपेंडेंट है, अनकॉज्ड है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। बस आत्मा का एक फीचर है कि वो कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस उसका एसेंस है। आत्मा एक कॉन्शियस है। अब ऐसा मान लीजिए कि एक, दो आदमी है ना? एक जो है वो अंधा है, पर वो चल सकता है, कैन वॉक। एक जो है
वो है, वो देख सकता है, वो अंधा नहीं है, आईज है उसमें, बट वो चल नहीं सकता। ये है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति अंधी है, वो सोच नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, बट वो चल सकती, वो एक्सटेंड कर सकती। पुरुष चल नहीं सकता, वो एक्सटेंड नहीं कर सकता, पर वो सोच सकता है। तो परफेक्ट मैच हो गया ये, है ना? एक अंधा है, वो देख नहीं पा रहा, एक है जो चल नहीं पा रहा पर देख सकता है, तो ये दोनों मिलकर रास्ता निकाल लेंगे ना अपना आराम से। यही हुआ यहाँ पे। इन्होंने कहा कि प्रकृति ने पुरुष को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है, और पुरुष भी उस तरफ अट्रैक्ट हुआ। उसका कारण है क्योंकि उसको भी ये बताना है कि मैं भी कुछ हूँ, मतलब मैं कुछ हूँ, उसमें ये अहंकार का भाव नहीं है। समझ रहे हो आप? तो जब भी मान लीजिए दो एंटिटी है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, अब ये एक दूसरे की तरफ आ गए, ये दोनों अट्रैक्ट हो गए, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए, और जैसे ही प्रकृति में पुरुष मिला, ये इक्विलिब्रियम टूट गया, ये इक्विलिब्रियम ऊपर नीचे हो गया। और जैसे ही इक्विलिब्रियम टूटा, रज अपने मोशन में आ गया, और रज जैसे ही अपने मोशन में आया, क्रिएशन हो गई। क्रिएशन इज नॉट द राइट वर्ड, इवोल्यूशन हो गई। ठीक है। तो बात ये थी कि प्रकृति को, अब आप देखिए, प्रकृति को इवॉल्व होने के लिए पुरुष की जरूरत पड़ी, और पुरुष को भी अपनी ट्रू स्टेट को रियलाइज करने के लिए प्रकृति की जरूरत है ना? पुरुष है, उसको भी रियलाइज करना है कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ, तो उसने प्रकृति को चुना। ठीक है। तो ये, हालांकि ये ट्रू एक्सप्लेनेशन अभी तक आए नहीं है, जैसा अभी तक बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस, ये जो मैंने आपको बोला कि प्रकृति और पुरुष आपस में आके मिल गए, ये क्यों मिल गए, इस पे डाउट योग ने और आगे फिलोसफी ने खड़ा किया कि ऐसे कैसे कोई मिल सकता है जब दो इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं। पुरुष अलग काम कर रहा है, प्रकृति अलग काम कर रहा है, तो दोनों को अलग अलग करनी चाहिए, बट ये आपस में आके मिले क्यों? ये एक डाउट है। ठीक है? खैर बहरहाल अब अपन समझते हैं। क्रिएशन हो गई, इवोल्यूशन यहाँ पे टेक प्लेस ले लिया, यानी कि जो अभी हमारे आसपास जो कुछ भी है, उनमें दो चीजें हैं, एक है प्रकृति, एक है पुरुष। पुरुष जो कि उसे चेतना दे रहा है, उसे सोचने की शक्ति दे रहा है, और ये प्रकृति जो उसे फैलाव दे रही है, हर जगह पुरुष को फैला रही है वो। तो इन दोनों ने मिलके ये पूरी प्रकृति बनाई है, इसमें भगवान का कहीं रोल नहीं आ रहा। सांख्य कह रहा है भगवान की है, वो भगवान है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान की हमें यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो अपने आप इवॉल्व हो रही है ना? प्रकृति तो अपने आप, इसीलिए इसे अथीस्टिक सांख्य भी कहा गया है ना? अथीस्टिक सांख्य है ये, निरीश्वरवाद सांख्य है, ये ईश्वर को नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की जरूरत क्या है, जब प्रकृति और पुरुष अपने आप मिलके पूरा इवोल्यूशन कर दिया, तो अब जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, जब प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष ये आपस में मिल गए, जब भी, ठीक है, तो अब इससे क्रिएशन टेक प्लेस हुई। कैसे क्रिएशन हुई जरा उसे समझो। सबसे पहले क्या हुआ, इससे बना महत। महत यानी कि मैं भाव, कि मैं कुछ हूँ, या फिर इसे कह सकते हैं बुद्धि, आपकी सोचने की क्षमता, बुद्धि पैदा होगी। जब प्रकृति और पुरुष आपस में मिले, तो सबसे पहले जो क्रिएट हुआ वो थी बुद्धि, मैं भाव। आप जानते हैं मैं से क्या क्रिएट होता है? वो होता है अहंकार, है ना? आप ये मत समझना मैं हिंदी में पढ़ा हूँ,
ये इंग्लिश में भी आप इसे यही कहेंगे, महत अहंकार, है ना। और हिंदी में आप बेटर समझेंगे। इंग्लिश में मैं आपको नोट्स दे दूंगा, और भी अगर आपको समझ ना आए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा। बट आप कोशिश करिएगा कि इसे 2 बार सुनने की कोशिश करें, 3 बार सुने तो आपको समझ आ जाएगा। तो जब ये दोनों मिले, तो सबसे पहले जो क्रिएट हुआ था महत, फिर जो क्रिएट हुआ वो था अहंकार। अब देखिए, अहंकार से बहुत सी चीजें क्रिएट होती है। अहंकार सबसे खराब चीज है, और ये तो तुलसीदास भी कह रहे हैं। अहंकार दो मौली, अहंकार के 10 सर होते हैं, आसानी से मरता नहीं है अहंकार। और भारतीय शास्त्र में ये माना गया है कि अहंकार सबसे बड़ी जड़ है हमारी डिस्ट्रक्शन की, हमारे पतन की। अहंकारी व्यक्ति कभी भी कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसका रीजन है क्योंकि अहंकार अहंकार नहीं होगा तो क्रिएशन नहीं होगी। इस बात को समझो। ये कहा क्या है ना, विनाश मूलम अहंकारस्य, कि विनाश के मूल में अहंकार है। अहंकार व्यक्ति का विनाश तय है। अहंकार छोड़ दो आप। अहंकार क्या होता है? देखो यार, मैं भाव कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये अहंकार है। देखिए, अहंकार बहुत छोटी से छोटी चीजों में भी काम कर रहा है। अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो किसी चीज का घमंड नहीं करता, तो किसी चीज का घमंड नहीं करना, ये बताना भी एक घमंड है कि देखो मैं तो किसी चीज का घमंड नहीं करता। समझ रहे हो कि आप कुछ भी अगर अपने को बोलते हो, है ना, कि मैंने ये कर दिया, कि उसे मैंने बचाया था। सामने अगर आपका लैपटॉप पड़ा है और आप बोलते हो कि यार ये तो मेरा लैपटॉप है, तो ये मैं भाव जो आ रहा है ना, ये एक अहंकार है। भले ही आपका इंटेंशन वो ना रहा हो, पर फिर भी बैक ऑफ द माइंड अहंकार एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसको सुनने के लिए आप हमारे शास्त्र को देख सकते हैं, तुलसीदास को पढ़ सकते हैं। खैर, टॉपिक पे आते हैं। अहंकार से क्रिएट हुआ माइंड, ठीक है, जो मन होता है। फिर इससे क्रिएट हुआ हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। हम जानते हैं ना, हमारे 5 सेंस ऑर्गन से जिससे हम सेंस करते हैं चीजों को। फिर क्रिएट होते हैं हमारे 5 एक्शन ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं कर्म इंद्रियां। ठीक है, ये है ज्ञान इंद्रिय, ये कर्म इंद्रिय। फिर क्रिएट होता है हमारा 5 तन मात्राएं। ठीक है, फिर होता है पंच महाभूत। तो टोटल मिला के 25 एलिमेंट्स है, जो कि पूरी क्रिएशन को बना रही है। 25 चीजों से पूरी क्रिएशन जो है वो टिकी हुई है ना। सेंस ऑर्गन्स आप जानते हैं, एक हमारी आईज है जो देख रही है। आंखें देख रही है तो ये हमारे को सेंस दे रही है कि हाँ कुछ तो है। ईयर्स जो सुन रहे हैं, नोज जो स्मेल कर रही है, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास? स्किन जो कि टच कर रही है, और टंग जो कि हमारा टेस्ट कर रही है। एक्शन ऑर्गन्स क्या होगा? हैंड्स होंगे, लेग्स होंगे, माउथ होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, एनस होगा। 5 तन मात्राएं। आप देखिए आइस का, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। आइज क्या करेगी? कलर को देखेगी। ईयर्स क्या करेंगे? साउंड को सुनेंगे। नोज क्या करेगी? स्मेल लेगी। स्किन क्या करेगा? टच करेगा।
टंग क्या करेगा? टेस्ट करेगा। पंच महाभूत क्या है? एयर, वाटर, अर्थ, फायर और स्पेस। यही है ना? एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस। पंच महाभूत तो हम इसे कह सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर इसे एथर कहा जा सकता है। तो इन 25 एलिमेंट से पूरी क्रिएशन टेक प्लेस ले रही है। ये 25 एलिमेंट्स आए कहाँ से? अहंकार से। अहंकार कहाँ से आया? महत से। महत कहाँ से आया? प्रकृति और पुरुष के मिलने से। अगर आप अहंकार खत्म कर दोगे तो इन 25 एलिमेंट से ऊपर उठ जाओगे, इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाओगे। और यही क्रक्स है सारी फिलोसफी का, कि आप अपने अहंकार को खत्म कर दो। अहंकार को क्यों खत्म कर दो, यहाँ समझ आ रहा है आपको? क्योंकि अहंकार कॉज है इतनी सारी चीजों का। अहंकार को कैसे खत्म करना है वो हम योग फिलोसफी में समझेंगे। फिलहाल आप समझ गए कॉज आके चल क्या रहा है पूरी दुनिया में। सॉरी गाइस। तो प्रकृति और पुरुष ऐसे काम कर रहे हैं, बड़े आराम से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ रहा है। खैर, अब हम समझते हैं आगे की बात। आप समझ गए प्रकृति और पुरुष से इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ। सांख्य भगवान की इस बात को नहीं मान रहा। सांख्य कहता है नहीं यार, भगवान की जरूरत ही नहीं है। तो अब कुछ लोगों ने सवाल किया कि आप जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है, ये दोनों आपस में आके मिल गए, इन्होंने सब बना दिया, क्या प्रूफ है आपके पास? फिलोसॉफी बिना प्रूफ के तो नहीं चलती, है ना कोई एविडेंस दो, आप प्रूफ दो हमें, जिससे हम ये समझ सकें कि भैया क्या, ये कैसे आप जो कह रहे हैं वो सच है। तो इसके लिए सांख्य ने प्रूफ दी। बात कर लेते हैं पहले प्रकृति के प्रूफ पे, फिर बात करेंगे पुरुष के प्रूफ पे। ठीक। अब प्रकृति का प्रूफ क्या है, इसे समझो थोड़ा सा। पहला, प्रकृति क्या है? भोग्य है, यानी कि इसे, ये जो है, इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो एक कंज्यूमर भी चाहिए, तो वो होगा भोक्ता। ठीक है। खैर बहरहाल अपन इसको ऐसे नहीं समझेंगे, दूसरी तरीके से समझाता हूँ। हम समझ रहे हैं प्रूफ ऑफ प्रकृति, कि आप जो कह रहे हैं ऐसी कोई प्रकृति है, इसका क्या प्रूफ है? ठीक है। पहला चीज देखिए, हर एक चीज में कंटिन्यूटी है यहाँ पे, एक यूनिटी है यहाँ पे। आप देखेंगे, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको, और इनफैक्ट मैं ही आपको थोड़े दिन बाद ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो हम देखेंगे कि मेडागास्कर से जो हवाएं उठ रही है वो इंडिया में मानसून करा रही है। आप समझ रहे हैं? पेरू के यहाँ पे मौसम बिगड़ रहा है, ला नीनो या अल नीनो हो रहा है, तो उस वजह से इंडिया का मौसम इफेक्ट हो रहा है। अगर एंटार्क्टिक या आर्कटिक में ग्लेशियर पिघलेंगे तो पूरी दुनिया का मौसम इम्पैक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या है, एक यूनिटी है, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिटी है। इस यूनिटी का एक कॉज होना चाहिए जो कि यूनिफाइड हो। तो वो कौन है? वो प्रकृति है। हालांकि मैं आपको आज के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, कपिल मुनि ने ऐसा नहीं समझाया। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी यूनिटी है इस संसार में, उसका एक कोई ना कोई बड़ा कॉज होना चाहिए। वो कौन होगा? वो प्रकृति होगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? दूसरा, उन्होंने एक रीजन बताया है, मैं आपको बताता हूँ। लगेगा एक सेकंड। ठीक है।
यूनिटी, एक सेकेंड। हाँ ये रहा। देखिए, तो यूनिटी होनी चाहिए यूनिवर्स में, वही बात कह रहे हैं। अब सारे वर्ल्ड में जो चीजें हैं वो क्या है? देखो, सारी पूरी दुनिया में जो चीजें हैं वो है डिपेंडेंट। जैसे मैंने आपको बताया, आप और मैं मनुष्यों पे डिपेंडेंट है, हवा पानी पे डिपेंडेंट है, और भी अपने नॉलेज के लिए ज्ञान इंद्रियों पे डिपेंडेंट है, काम करने के लिए कर्म इंद्रियों पे डिपेंडेंट है। हर आदमी किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। आदमी छोड़िए, हर लिविंग बीइंग, हर क्रिएचर किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है, लिमिटेड है। तो कभी भी डिपेंडेंट और लिमिटेड का कॉज डिपेंडेंट और लिमिटेड नहीं हो सकता, उसके लिए अनलिमिटेड चाहिए या इंडिपेंडेंट चाहिए, है ना? एक अनलिमिटेड और इंडिपेंडेंट कॉज चाहिए जो कि प्रकृति है। समझ आ रहा है आपको? अरे भैया, एक यूनिटी थी, ठीक है, इतनी यूनिफाइड क्रिएचर का एक यूनिफाइड कॉज होना चाहिए, वो प्रकृति है। पहली बात। दूसरी बात, हम सब डिपेंडेंट है, हम सब लिमिटेड है, हमारा दिमाग भी इतना नहीं चल रहा है। तो ऐसा कुछ तो हो कि जो जिसमें सब कुछ हो, जो इंडिपेंडेंट हो, अनलिमिटेड हो, वो प्रकृति है। है बात समझ में? और आप यहाँ देखते हैं, और जो इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे जितना भी, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, जो भी इवोल्यूशन हमारा यहाँ पे हो रहा है ना, वो किस वजह से हो रहा है? इवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, प्रकृति में से हो रहा था। बट आप अपन उल्टा आप चलते हैं, ठीक है, कि अब आप देख रहे हो कि यार आसपास इवोल्यूशन हो रहा है, तगड़ा इवोल्यूशन हो रहा है। अब ये इवोल्यूशन किसी न किसी चीज का मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन यानी समझते हैं आप? अपने आप को व्यक्त करना, अपने आप को पेश करना, वो है मैनिफेस्टेशन। तो ये इवोल्यूशन कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है हमें। तो वो मैनिफेस्ट किसको कर रहा है? क्या ऐसा कॉज हो सकता है? तो वो प्रकृति है, मैनिफेस्टेशन। तो इन तीन प्रूफ से सांख्य कपिल मुनि ने कहा कि नहीं यार, प्रकृति है। और ये प्रूफ से मैं कि यूनिटी है तो कोई ना कोई यूनिफाइड कॉज होगा, वो प्रकृति है। दूसरा, हम सब डिपेंडेंट हैं, लिमिटेड हैं, तो कोई ना कुछ अनलिमिटेड होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, वो प्रकृति है। इवोल्यूशन जो हो रहा है वो मैनिफेस्टेशन है किसी ना किसी चीज का, तो किसका मैनिफेस्टेशन है? प्रकृति का है। अब आप यहाँ ये कह सकते हो कि यार डिपेंडेंट है, लिमिटेड है, तो हमें कुछ ना कुछ अनलिमिटेड और इंडिपेंडेंट चाहिए, ठीक है। तो वो प्रकृति ही क्यों है? वो पुरुष भी तो हो सकता है। तो सांख्य का कहना है कि वो पुरुष नहीं हो सकता, वो अनलिमिटेड इंडिपेंडेंट प्रकृति ही होगी इस केस में, क्योंकि कोई भी पुरुष एक्सटेंड नहीं हो सकता, एक्सटेंशन उसकी क्वालिटी नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया कि पुरुष एक्सटेंड नहीं हो सकता, इसीलिए पुरुष इस पूरे एग्जिस्टेंस का कॉज नहीं हो सकता। इस पूरे एग्जिस्टेंस का कॉज कोई ना कोई जड़ वस्तु ही चाहिए जो कि प्रकृति है। समझ आ रही बात? अब बात करेंगे प्रूफ फॉर पुरुष। क्या है भैया? हम कैसे मान लें कि कोई ना कोई पुरुष भी होगा, कोई ना कोई आत्मा भी होगी? ये कैसे मान लें हम? आप जो कह रहे हो ना, पहली चीज इसको समझते रहो थोड़ा सा। पहला, कि जो प्रकृति है ये क्या है? भोग्य है, प्रोडक्ट है। जो मैं आपको उसमें बता रहा था वो यहाँ लागू होगा। प्रोडक्ट, प्रकृति जो है वो क्या है? भोग्य है, प्रोडक्ट। तो इसका कोई ना कोई भोक्ता तो होगा, वो पुरुष है। अरे भाई, कोई चीज प्रोड्यूस हुई है तो उसको कंज्यूमर करने वाला भी तो कोई होगा, वो पुरुष है। ऐसा इनका कहना है। दूसरी चीज,
इतना जो इवोल्यूशन हो रहा है, ये बिना किसी पर्पस के नहीं हो सकता। कोई ना कोई पर्पस रहा होगा, और पर्पस क्या है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि पुरुष को रियलाइज करवाना उसकी बीन, ताकि पुरुष रियलाइज कर सके उसका एक्चुअल सेल्फ, कि वो आखिर है कौन। वो रियलाइज कर सके पुरुष, इसीलिए प्रकृति जो है वो सारा खेल रचा रही है, ऐसा कहा जा सकता है। तीसरा आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए, ये वही बात है कि पुरुष एंड है। देखिए, एथिकल रीजन क्या होता है कि देयर मस्ट बी एन इंटेलिजेंट प्रिंसिपल टू एक्सपीरियंस द वर्ल्डली प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, भोग्य और भोक्ता। रिलीजियस, कि भैया देखिए मेरी बात, हम ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से आजाद होना है, हमें मोक्ष लेना है, ठीक है। ये क्या है? एस्पिरेशन है। अब ये प्रकृति का एस्पिरेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो सोच नहीं सकती। सोच कौन रहा है? हम सोच रहे हैं, ठीक है। और हम में भी हमारी बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं कह रहा हूँ, बुद्धि तो आपका बहुत कुछ सोचती है, वो जरूरी नहीं कि वो सही हो। जब आप, ये बात हम योग फिलोसॉफी में पढ़ेंगे, पर जब आप योग करके एक एथिकल वेलबींग पे पहुंच जाते हो, आपकी बुद्धि जो शुद्ध हो जाती है, फिर आप ये सोचते हो कि यार अब मोक्ष लेना है हमें। तो फिर जो ये मोक्ष की बात सोच रहा है ना, जिसके अंदर से ये बात आ रही है, वो एस्पिरेशन है। तो उसका एक एस्पिरेंट भी होगा। वो एस्पिरेंट कौन है? वो पुरुष है। आई मेरी बात समझ? ये आप वापस से रिप्ले करके देख लेना। प्रूफ ऑफ प्रकृति, प्रूफ ऑफ पुरुष, कि सांख्य ने कैसे समझाया कि मैं जो कह रहा हूँ प्रकृति है, पुरुष है, ये क्यों है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको अ, फिर से समझा दूंगा ये, है ना। तो अब हम बात करते हैं। अब सांख्य ये कहता है कि भैया जो प्रकृति है, ये प्रकृति है, पुरुष, सॉरी, कि जो पुरुष है, ये है क्वालिटेटिव मोनिज्म और क्वांटिटेटिव, क्वालिटिव मोनिज्म है इसका राइट वर्ड अगर मैं आपको बताऊं। एक सेकंड, है ना, मैं इसका राइट वर्ड आपको बताता हूँ। क्वांटिटेटिव प्लूरलिज्म, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है, क्वालिटेटिव मोनिज्म और क्वांटिटेटिव? जो पुरुष है, वो क्वालिटी में तो एक ही है। मोनिज्म मैंने आपको शुरू में समझाया था, डुअलिज्म मोनिज्म। एक है तो मोनिज्म है, ज्यादा है तो प्लूरलिज्म है, दो है तो डुअलिज्म है, ठीक है। ये कह रहे हैं क्वालिटी में तो वो एक है, आप में और मैं में जो क्वालिटी का जो है पुरुष का, वो सेम है, पर क्वांटिटी बहुत है। पुरुष एक नहीं है, बहुत सी क्वांटिटी में पुरुष है। हम जो देख रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप सोचते नहीं हो कि ये इतनी सारी आत्माएं यहाँ कहाँ से रही? क्योंकि हर जीव में आत्मा है। तो वो यहाँ से साइंस एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा एक है ही नहीं, आत्मा तो इनफाइनाइट है। तो आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आत्मा ही बनेगी, और ये बन नहीं रही, ये ऑलरेडी इनफाइनाइट है। तो क्वांटिटेटिवली प्लूरलिज्म है। इस पे भी सांख्य को लपेट लिया लोगों ने कि भैया ये बताओ, क्वालिटेटिव एक है, क्वांटिटेटिव प्लूरलिज्म, इतनी आत्माएं कैसे, आप कैसे कह रहे हो इतनी आत्माएं? सांख्य कह रहा है सुनो बेटा, अगर एक आत्मा होती, तो अगर एक बर्थ हो रहा है या एक डेथ हो रही है, तो सबकी एक साथ बर्थ और डेथ होती है। अगर एक ही आत्मा है, वो मर गई, तो सब मर जानी चाहिए फिर, पर सब में आत्माएं जिंदा है। दूसरा,
अगर एक आत्मा बॉन्डेज में है और एक आत्मा लिबरेशन ले रही है ना, तो जो अगर एक आत्मा बॉन्डेज में, तो सारी आत्माएं बॉन्डेज में होनी चाहिए। अगर एक लिबरेट कर रही है तो सारी आत्माएं लिबरेट करनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एक आत्मा तो बॉन्डेज है और कुछ आत्माएं लिबरेट भी कर रही है, यानी कि कई सारी आत्माएं मौजूद है पहले से, है ना। दूसरा, तीसरा, कि जो बॉन्डेज सोल्स है, जो अभी भी बंधी हुई है, अब देखिए कि अगर एक ही आत्मा होती तो सब में एक जैसे गुण होने चाहिए थे, पर सब में अलग अलग गुण है। किसी में सत गुण ज्यादा है, किसी में तम ज्यादा है, किसी में रज ज्यादा है। ये ज्यादा कम कैसे हो रहे हैं, ये हम योग फिलोसफी में समझेंगे। बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए, अब इतने सारी आत्माएं हैं, ये कैसे कहा जा रहा है। एक सेकंड में सही कर दो। ठीक है, इतनी सारी आत्माएं हैं, ये प्रूव कर रहे हैं ये इन तीन आर्गुमेंट से। ठीक है, ये क्या है अब देखो। ये मेरे ख्याल से आपको बेसिक समझ आ गया कि क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सांख्य ने इस प्रकृति का क्या, जो पूरा हमारे आसपास इवोल्यूशन है, कैसे सब कुछ चल रहा है, उसके बारे में जो समझाया है, वो आपको मैं आसान भाषा में समझा पाया हूँ। क्योंकि देखिए है बहुत टेक्निकल, बट इसे मैं जितना हो सके उतना एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। इस जो यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। जब आप एक बार बेसिक समझ जाएंगे ना कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम फिर से फिलोसफी का एक राउंड चलाएंगे, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे और उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे, तो वहीं पे कॉन्सेप्ट भी वहीं पे क्लियर कर देंगे। बट फिलहाल आप बेसिक समझिए कि बेसिक सांख्य की आखिर क्या बात थी पूरी। भगवान को लेके क्या मतलब था उनका, आत्मा पुरुष से क्या मतलब था, प्रकृति से क्या मतलब था, पुरुष के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, प्रकृति के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पुरुष है तो क्यों है, वो भी सांख्य ने समझा दिया। प्रकृति है तो क्यों है, ये जो आसपास क्रिएशन है ये क्यों है, ये सब समझा दिया। कैसे है ये भी समझा दिया। अब बात करते हैं, इसका एक टॉपिक है थ्योरी ऑफ कॉजेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, ये एक यहाँ की बात है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सत्कार्यवाद। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि अगर सीड में पोटेंशियल है तो एक पेड़ बन जाएगा, एक पेड़ ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अगर सीड में पोटेंशियल है, जैसे मान लीजिए ये है एक नीम के पेड़ का सीड। ठीक है, तो इससे नीम का पेड़ निकल जाएगा अगर सारी कंडीशंस को हम सही रखें तो, है? पर सारी कंडीशंस आप सही रखो, टाइम पे पानी डालो, सही टेम्परेचर मेंटेन करो, सब कुछ करो, पर क्या इससे मैंगो का ट्री निकल सकता है क्या? मैंगो ट्री निकलेगा क्या? कमेंट में बताओ। निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसमें पोटेंशियल नहीं है वो। अरे भैया, नीम के पेड़ का बीज है तो उससे नीम का पेड़ निकलेगा, उससे आम का पेड़ तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसमें वो बीज नहीं है, क्योंकि उसमें वो पोटेंशियलिटी नहीं है। सॉरी, मेरी बात समझ आ रही है आपको? यही बात सांख्य ने की कि भैया देखो, जो भी इफेक्ट अभी आप देख रहे हैं वो पहले से ही कॉज में है। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं? जो इफेक्ट हम आज देख रहे हैं, मान लीजिए
कि आज जो हम नीम ट्री देख रहे हैं, तो वो पूरी जो आज नीम ट्री है वो उसकी सीड में पहले से मौजूद था, इन पोटेंशियल के रूप में। खाली वो सीड ट्रांसफॉर्म हो गया है पेड़ के रूप में। यानी कि सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्रिएट नहीं हो रही। इस बात को समझो। और आज का साइंस भी ये कहता है कि हम कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। है ना? हम कोई भी चीज आज क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आसपास क्या हो रही है? ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, वुड है, ठीक है, इससे आपने चेयर बना दी, तो ये क्रिएशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है वुड का चेयर से। हर चीज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्रिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये बात साइंस भी कह रही है और तब सांख्य ने भी कह दी थी हजारों साल पहले। ठीक है, तो अब ये देखो कि क्रिएशन आखिर हो कैसे रही है, क्या इसका लॉजिक है इसके पीछे। लोग तो पूछेंगे भैया आप कह रहे हो कि कॉज में ही इफेक्ट जो है वो कॉज में ही है ना? कोई भी चीज अलग से निकल के नहीं आ रही है, वो कॉज में पहले से एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था कि प्रकृति क्या है, ये कॉज है। और जो अभी हमारे आसपास है, सराउंडिंग्स, ये क्या है? ये इफेक्ट है। तो ये सारी सराउंडिंग इसी में पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, पोटेंशियलिटी के रूप में। खाली प्रकृति का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है इन पेड़ पहाड़ और इनके रूप में, बॉडी के रूप में। पर यही सब वापस इसमें मिल जाएगी और प्रकृति से ही ये वापस आ रही है। अदर फिलोसफीज ने इसको नहीं माना। पर आप समझिए इस बात को, समझ आ रहा है आपको कि कॉज जो है उसी में इफेक्ट है। बादल आ रहे हैं तो उसी में बारिश है पहले से। ऐसा नहीं है कि बादल ने जो है वो और बाकी सब ने मिलके नई बारिश क्रिएट कर दी, नहीं। सीड है तो उसी में पहले से पेड़ मौजूद है पोटेंशियलिटी के रूप में। ऐसा नहीं है कि पेड़ कहीं और से निकल के आ गया या किसी और ने नया पेड़ बना दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए। और जो लोग ये नहीं मान रहे, तो उनको सांख्य कह रहा है कि अच्छा, अगर कॉज में इफेक्ट नहीं है, ठीक है, कॉज मतलब समझिए हर चीज का एक ना एक कॉज होगा, है ना? कुछ लोग इसे भी चैलेंज करते हैं फिलोसफी में कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये इसका कॉज है, या हर चीज का कोई ना कोई कॉज होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। ठीक है, बट अभी हम देखेंगे तो सांख्य कह रहे हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कॉज होगा। और जो इफेक्ट है जो हम देख रहे हैं वो पहले से ही कॉज में है। ठीक है, जैसे कि आप फिफ्थ क्लास में हैं, आपने बहुत पढ़ाई करी, है ना? आपने मान लीजिए 4 घंटे पढ़ाई करी दिन की, और आपके मार्क्स आ गए 99। तो ये कॉज है कि आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, ये इफेक्ट है कि आपके 99 आ गए। तो अब ये 4 घंटे में पहले से ही था कि इतनी पढ़ाई कोई करेगा तो उसके इतने मार्क्स, वो टॉपर बनेगा। मार्क्स जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि वो टॉपर बनेगा। अगर वो मन लगा के 4 घंटे समझदारी से इंटेलेक्ट के साथ पढ़ रहा है, तो ये पहले से इसमें था ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं यार उसने पढ़ा भी नहीं तो भी 99 आ गए। ऐसा कम होता है, ये तुक्के चलते हैं, बट वो तुक्के का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे लॉजिक का एक्सप्लेनेशन है। यही सांख्य कह रहा है कि इफेक्ट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो पहले से ही कॉज में होगा, है ना? और अगर कॉज में नहीं है तो आप मुझे बताइए कि जो दही है, कर्ड है, क्या आप वो पानी में से बना सकते
क्या पानी में से कर्ड बनाया जा सकता है? क्या नहीं बनाया जा सकता? क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि कर्ड पानी में है ही नहीं, पोटेंशियलिटी के रूप में भी नहीं है। पानी से आप कुछ और बना सकते हैं। दूध से आप कर्ड बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि मिल्क में वो पोटेंशियलिटी है कि वो कर्ड बना सके। समझ आ रहा है आपको? तो ये सांख्य कह रहा है कि आप किसी में से भी कुछ भी नहीं बना सकते। हर एक चीज का अपना एक कॉज है, आप उसी से बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इफेक्ट पहले से ही उसमें मौजूदा रूप में मौजूद है, इसीलिए। और अब मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ, एक सेकंड में दीजिएगा। बस यही यही उनके रीजंस है, और यही उनका सत्कार्यवाद है कि इफेक्ट कॉज में ही है, और उनका लॉजिक भी यही है कि नहीं है तो आप मेरे को कहीं और से बना के बता दो। पर चीजें तो मैनिफेस्टेशन हो रही है ना, चीजों का तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्रिएशन तो होती नहीं है। तो वो पहले से वहां पे मौजूद रहना चाहिए। हालांकि अब इसको इसमें भी अब दो सेक्टर्स है, ठीक है। एक है परिणामवाद, एक है वैवर्तवाद। विवर्तवाद, ठीक। विवर्तवाद, परिणामवाद क्या है? कि अब जो मैं कह रहा हूँ कि मिल्क से कर्ड बना, ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं, सिर्फ हमें लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये सही में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बीज से पेड़ निकला, ये सही में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें लग रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो इसको मानने वाले कौन है? सांख्य, योग और रामानुजन, ठीक। इसका क्या मतलब है? कि इल्यूजन है ये, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये किसने कहा? ये अद्वैत वेदांत ने कहा, ठीक है। अब ये सब सत्कार्यवाद को तो मानते हैं, पर ये कह रहे हैं कि देखो विवर्तवाद क्या है। विवर्तवाद कि आप जो कह रहे हो ना कि ये बीज से पेड़ बन गया, ये एक इल्यूजन है, वो बना होगा, ये हमें मैनिफेस्ट हो रहा है, बट असली में वो बना है वो हमें पता नहीं, है ना। और ये परिणामवाद क्या कह रहे हैं? नहीं, वो असली में बना है। बस ये फर्क है इन दोनों में। मेरे ख्याल से अब अपन बेसिक जो था सांख्य का वो हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब सांख्य की मेन फिलॉसफी का यही होता है कि हमें मोक्ष लेना है। सांख्य का भी मेन गोल जो है वो है मोक्ष। अब मोक्ष कैसे मिलेगा? देखिए, हम सबके अंदर है पुरुष, जो कि कॉन्शियस है, ठीक है। फिर एक है प्रकृति, जो कि अनकॉन्शियस है, ये हमारे आसपास जो भी है, ठीक है। मोक्ष के अब ये दोनों मिल गए हैं, तो सारा क्रिएशन चल रहा है। अब ये जो पुरुष है, ये जब इससे मिला और प्रकृति ने अपना रूप दिखाया, तो पुरुष इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, और सालों साल इतना अट्रैक्ट हो गया कि अब ये पुरुष भूल गया है कि मैं कॉन्शियस हूँ, मैं इस प्रकृति का नहीं हूँ, मेरा एक अलग से अपना एक एग्जिस्टेंस है। और हमारी जो बॉडी है ये प्रकृति है, ये एक दिन मिट जाएगी, हम मर जाएंगे, बट हमारे अंदर जो पुरुष है वो कभी नहीं मरेगा। तो हम सबका ये काम है कि हम इस पुरुष को रियलाइज करें कि हाँ, हम सब में एक पुरुष है, और वो पुरुष इन सबसे परे है। ये जो भी नाटक चल रहा है हमारे आसपास, अगर हमें कोई लड़की पसंद आ गई, बहुत सुंदर है वो, भाई वो सब नाटक है। वो भी नेचर का एक खेल है। क्यों खेल है? ताकि वो हमें जाने नहीं देना चाहती। अगर सारे पुरुष ने रियलाइज कर लिया कि हम ये प्रकृति के नहीं है, तो वो सब
चले जाएंगे, इससे डिटैच हो जाएंगे। डिटैच हो जाएंगे तो प्रकृति फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, फिर रुक जाएगी। प्रकृति का सारा मोटिव चला जाएगा एक्चुअलाइज होने का। इसीलिए वो पुरुष को अट्रैक्ट करके रखती है। इसीलिए पुरुष को एनालाइज कर लेना, सेल्फ एनालिसिस कर लेना, यही मोक्ष का रास्ता है। खुद को एनालाइज कर लेना। सांख्य कहता है एनालिसिस कैसे करोगे? नॉलेज से। ठीक है, नॉलेज गेन करो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करो। प्रकृति को समझो पहले। इस प्रकृति, और यही बात बाकी सब भी कह रहे हैं। बौद्ध में एक वो है नागार्जुन, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको मोक्ष लेना है तो पहले अपनी प्रकृति को समझो, आसपास को समझो कि ये क्या नाटक है। इसमें बहते मत चलो, समझो। अच्छा, ये सब नाटक चल रहा है, तो अब असली क्या है? तो तुम्हारी क्रेविंग्स, तो तुम्हारी प्यास जागेगी कि भाई ये सब नाटक है, तो असली क्या है? तो फिर तुम असली की तरफ चलोगे। समझ रहे हो? तो ये कह रहे हैं मोक्ष लेना है, पुरुष को कॉन्शियसनेस याद दिलाना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसे करोगे? नॉलेज से सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो तुम। ठीक है, और ये जो पूरी दुनिया है, ये सफरिंग है। यहाँ पे पेन तो है ही। देखो, तुम्हें दुख तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ये पूरी दुनिया एक सफरिंग है। ठीक है, तीन तरह की दुख बता दिए सांख्य ने। आदि, 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 ये है दैविक। ठीक है, समझाऊंगा अभी। ये है भौतिक, ये है आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक यानी कि फिजिकल या मेंटल दुख होते हैं हमें। भाई भूख लग रही है, एंगर इश्यूज हो गए हमें, है ना। हम खुद से जो दुखी हो जाते हैं ना, कभी भूख लग रही तो दुखी हो गए, गुस्सा आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम हमारे इमोशंस की वजह से दुखी हो जाते हैं, इमोशनल अटैचमेंट की वजह से दुखी हो जाते हैं। तो ये दुख है इस जगत में, और जब तक तुम नॉलेज लेके रियलाइज नहीं करोगे पुरुष को, तब तक ये दुख रहेंगे। आदि भौतिक दुख क्या है भैया? जो अगर किसी और से हमें हो रहा है, कोई दूसरा आके तुम्हें चांटा मार जाए, कोई कुत्ता तुम्हें काट ले, ये आदि भौतिक है। ये भी रहेंगे। अगर तुम खुश हो तो आसपास वाले नहीं रहने देंगे। ये आदि भौतिक है। आदि दैविक दुख क्या होता है? आदि दैविक दुख ही होता है जो कोरोना आ गया, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अर्थक्वेक आ गया, तुम्हारे हाथ में नहीं है, इससे भी दुख होगा। ये सारे दुख हैं। ये बेसिकली सांख्य फिलोसफी मैंने आज तुम्हें समझा दी है, जिसमें सारा बेसिक से लेके अपने लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल्स दिए हैं। और इसके जो है मैंने देखो व्यवस्थित एक नोट बनाया है ना। ये नोट की पीडीएफ में डाल दूंगा। देखो, सत्कार्यवाद का मैंने इसमें नोट नहीं बनाया है। सत्कार्यवाद तुम इसमें से ही गो थ्रू कर लेना एक बार। ठीक है, तुम कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना। जो रिकॉर्ड, तुम जो भी सुनो उसे पॉज करो, ये सब अपने हिसाब से इसको बनाओ, लिखो। परिणामवाद, विवर्तवाद क्या होता है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उसे लिख लो। ठीक है, तो ये सांख्य है हमारा। दुख, सब सांख्य के बारे में बेसिक जितना भी था सब मैंने समझा दिया है। मेन अब तुम्हें समझाना है। चलो एक टॉपिक और, एक चीज और मैं तुम्हें समझा देता हूँ। प्रमाण। अभी तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सांख्य में तीन प्रमाण है। एक है परसेप्शन, दूसरा है इन्फेरेंस, और तीसरा है हमारा ये शब्द। ठीक है, ये तीन चीजें तुम याद रखो इसमें। प्रमाण वो होता है मीन्स ऑफ नॉलेज, कि हम कहाँ से नॉलेज लेंगे, क्या सोर्स हमारा वैलिड है और क्या सोर्स हमारा इनवैलिड है। ये सब मैं आपको न्याय में पढ़ाऊंगा। तो तब पढ़ा दूंगा तो तुम यहाँ भी लिंक कर लेना उससे। यहाँ मैं तुमको वहीं पे समझा दूंगा कि सांख्य क्या कह रहा है इन सब के बारे में। ठीक है, अभी समझाऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे,
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब नहीं है, तो प्रमाण हम बाद में समझेंगे। फिलहाल अभी जो मैंने आपको बताया ये सांख्य का क्रक्स है, इसे आप पूरा समझ लें, पूरा देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब अपन और इसको डिटेल में जो भी इसके एडवांस कॉन्सेप्ट है उसे देख लेंगे। खैर अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो बचा नहीं है, बट फिर भी कुछ होगा तो देख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट फिलोसॉफी जो अब हम कवर करेंगे वो है योग फिलोसॉफी। ठीक है, और ये माना जाता है कि सांख्य और योग एक ही फिलोसॉफी है। ठीक है, सांख्य और योगा क्या है, एक ही फिलोसॉफी है। कुछ डिफरेंसेस क्या है, ये अथीस्टिक है, ये भगवान में नहीं मानते। योगा थीस्टिक है, ये भगवान में मानता है। क्यों मानता है, योगा में बात करेंगे। सेकंड, ये थियोरटिकल है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रैक्टिकल है। हमने बात करी थी कि भैया नॉलेज कैसे लेना है, सेल्फ एनालिसिस कैसे होगा, वो योगा प्रैक्टिकली बताएगा। ये थियोरटिकली बता रहा है कि नॉलेज लेना है, ये बताएगा कि कैसे लेना है। तो योगा ही एक प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है सांख्य का, है ना। तो अब हम पतंजलि का योग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, कुछ भी डाउट हो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करिए, अपन एकदम भाईचारे की तरह समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय श्री राम, फिर मिलते हैं।